हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं एक बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये 45 से 50 मिनट के बीच में सब कुछ बता दूं, जिसके बियॉन्ड कुछ आए नहीं। तो आप लोग कंसंट्रेशन से दे देखिएगा, बहुत ही प्यार से देखिएगा, आपका मार्क्स की गारंटी देगा ये। तो हम लोग एकदम जो अपना विजय पथ की तैयारी किए हैं उस पे सवार हो चुके हैं। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये सेशन थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि बच्चों सुबह से इतने मैसेजेस आने लगे ना मुझे बच्चों के कि मैं थोड़ा सा भी मतलब उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिप्लाई, बहुत ज्यादा कॉल आ गया। फिर मैं आया रिकॉर्डिंग करने, तो थोड़ा सा मुझे एकदम से डिस्टर्ब हो रहा था, तो थोड़ी नींद भी आ रही थी, तो अभी जाके नहा के फिर से लग रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। लेकिन ये बिल्कुल फ्लो में चलेगा, 40-50 मिनट में खत्म, लेकिन गारंटी 2 क्वेश्चन है। आओ, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में क्या है सर, इस चैप्टर में आप क्या बताओगे मुझे? ये दिल और ये खुश, ये चीज अपने जीवन में रख लो। इसीलिए बनाता हूं मैं कि दिल से खुश होना शुरू हो जाओ, तुम्हें किसी भी समय में खुश रहना है। तो ये है सर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, तो इसमें मैं एकदम मोस्ट रिलेवेंट चीज पढ़ाऊंगा जो सीधा एग्जाम में आएगा, कुछ बकवास नहीं, सिर्फ पढ़ाई ऐसा जो एग्जाम में आए। तो इसमें 4 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला तो जो बेसिक चीज है, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा ज्ञान चाहिए तो इसमें देंगे 5 मिनट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कूलम्स लॉ जो है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता है कूलम्स लॉ से। तो ये कूलम्स लॉ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कूलम्स लॉ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा होता है। कूलम्स लॉ के बाद जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका कैलकुलेशन। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करके गॉस लॉ। क्या है बेटा? गॉस लॉ। और फिर अंत में क्या है? डाइपोल। क्या है बेटा? डाइपोल। क्या है बेटा? डाइपोल। तो 1 2 3 4 5 6 और एक मिसलियस 7 टाइप के क्वेश्चंस का कवरेज अपन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। तो चार्ज के बारे में यहां पे जो है वो होता है, चार्ज 2 तरीके का होता है सर, खुद हो जाओ। एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर ये कोई भी एटॉम है, मान लो ये न्यूक्लियस है, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस तरीके का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर निकल जाए, लॉस कर दे, तो उसके बाद जो बनेगा वो कैसा बनेगा? एक ऐसा बनेगा जिसके में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये बॉडी कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन निगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? इसी को अगर एक इलेक्ट्रॉन खिला दिया जाए तब जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 2 इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये बॉडी कैसा होगा? निगेटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा प्रोटॉन से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तब यह अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये चैप्टर में हमेशा चार्ज कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करेंगे। तो रेस्ट वाला चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, जबकि अगर इसी चार्ज को हम क्या करें? फ्लो करवा दें तो एक करंट पैदा होता है जो Q/T के बराबर होता है। यदि चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करने लगता है। यही अपन पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, जो मैं दूंगा पक्का 15 मिनट का लेक्चर, जिससे आएगा 2 क्वेश्चन। एकदम टेंशन नहीं लो, सब करवा दूंगा मैं 10-10 15-15 मिनट में। वही चीज दूंगा जो सीधा आएगा कल एग्जाम में। अभी तो तुम देखो जलवा आदित्यानंद का क्या क्या करते हैं। तुम्हारा लगभग 50 में ना अगर 30 क्वेश्चन नहीं आ जाए, ये 3 दिन में पढ़ाया जो है उसमें से ना, तो क्या पढ़ाना है फिर क्या पढ़ाना है? अभी कल ही तो रिजल्ट आने वाला है इसका, कि क्या बोल रहा हूं मैं, उसका प्रूफ दूंगा कल।
चलो, तो ये जो करंट गया ये अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, देखेंगे ये भी। अगर यही चार्ज को मैं एक्सेलरेट कर दूं तो ये अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूं। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज है चार्ज का कि चार्ज को तुम ऐड कर सकते हो एल्जीब्रिकली, यानी कि कहीं पे अगर 1 2 3 4 है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो दोनों खत्म के इसको क्या कर सकते हो 2 बोल सकते हो, यानी कि चार्ज को तुम सिंपल ऐड कर सकते हो। जैसे तुम मैथमेटिक्स में बचपन में 2 + 3 + 5 + 7 ऐसे ही बोलते थे। ठीक है, अब चार्ज का जो यूनिट है वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम, SI यूनिट। ओके, यही जो यूज होगा वही पढ़ाऊंगा। अब देखो अगला। अब कोई भी बॉडी है, इसको समझना, कोई भी बॉडी है, इसमें जितना भी चार्ज है पहले से वो हमेशा कंजर्व होता है, यानी कि चार्ज को ना हम पैदा कर सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं। नेट चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। ये कौन बोला? ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोला कि चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने तुरंत से एक इंपॉर्टेंट जगह पे आ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग पे आ गया मैं। एक चार्जिंग प्रोसेस होता है फ्रिक्शन से, ऐसे बचपन में नहीं करते थे कॉम्ब लेके टिक 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 टिक, तो वो क्या होता था? चार्ज आ जाता था, जिससे कूलम ने बोला पॉजिटिव निगेटिव में तो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि बॉडी में चार्ज हम पैदा कर सकते हैं फ्रिक्शन से। कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा इस सबसे। चार्जिंग बाय कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन का मतलब होता है एक बॉडी है और दूसरे बॉडी है, इन दोनों को एक तार से टच करना बहुत जरूरी है। जब तक कनेक्शंस नहीं होंगे दोनों बॉडी में, तब तक यहां से यहां तक चार्ज का फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे बॉडी में जब किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्शन की जरूरत पड़ जाए, तब जो चार्जिंग प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ऑपरेशन करेंगे इसका, अभी तुरंत टेंशन मत लो। तो हमने क्या बताया कि कंडक्शन प्रोसेस में एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, मान लो ये क्यू चार्ज है और इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इससे चार्ज इसमें जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कब तक जाता है? जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। क्लियर हो रहा है? सुनना ध्यान से। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज कब तक जाता है? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अच्छा सर, तो सपोज करो टोटल इस पे चार्ज क्यू था, पहले इस पे 0 था, तो मैंने अभी क्या बताया सबसे पहले कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो पहले इस पे 0 था, इस पे क्यू था। अब क्या हुआ? जब तुमने तार से कनेक्ट किया तो इसके ऊपर मान लो चार्ज Q1 हुआ और Q2 हुआ। तो मैंने एक लॉ अभी तुरंत ऊपर पढ़ाया था, चार्ज नेट हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये और ये दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? तुम लोग बताओ, जो पहले होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ सर, ये कौन सा लॉ ने बोला हमें कि इससे कुछ चार्ज इधर गया, या अगर दोनों में चार्ज होगा, सपोज करो दोनों में हुआ, इस पे भी कुछ चार्ज है इस पे भी कुछ चार्ज है, एक तार से कनेक्ट कर दिया, मान लो इस पे चार्ज Q1 है इस पे चार्ज Q2 है, ये पहले का चार्ज है। अब हो गया इस पे, मुझे नहीं पता यहां से यहां से गया, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। इसका रेडियस मान लो R1 है, इसका रेडियस मान लो R2 है, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी, सपोज करो। तो मैं क्या करूंगा? अभी मुझे पता ही नहीं यहां से यहां चार्ज किया, यहां से यहां चार्ज किया, कुछ नहीं पता। लेकिन ये तो कंफर्म है कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों का रेडियस बराबर नहीं है, तो किसी का पोटेंशियल ज्यादा होगा और किसी का पोटेंशियल कम होगा। जैसे कि एक पानी का बकेट में, जैसे कि एक मान लो टनल बना दिया मैंने, नाला बना दिया, इधर समझना बात को, नाला बना दिया, एक नाला बना दिया सपोज करो। अब क्या किया? इस नाले में पानी डाल दिया, सुनना ध्यान से, इस नाले में पानी डाल दिया। तो तुम लोग बचपन में देखते होगे, लोग क्या करता है, यहां से एक पाइप लगा दिया, मान लो यहां से क्या किया, एक होल कर दिया और पाइप लगा दिया, यहां पे पानी पूरा भर दिया, मान लो पूरा भर दिया, यहां तक पानी पूरा भर दिया। ठीक है, बिल्कुल देख रहे हो। और अभी यहां पे मैं जाम कर रखा हूं, अगर मैं इसको खोल दूंगा, या फिर यहां पे मैं जाम कर रखा हूं, खोल दिया, तो क्या होगा? ये पानी नीचे आएगा और इधर फ्लो होने लगेगा, बोलो हाँ है ना? तो ये इधर फ्लो होते 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 क्या होगा? पानी चढ़ेगा, लेकिन ये डाउन होगा, और तब तक डाउन होगा जब तक कि दोनों का पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। बोलो यही ऐसा ही होता है ना?
तो वैसा ही ये कंडक्टर में भी होता है, इसके अंदर और इसके अंदर ये चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। समझ आया? चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। सुनना एक एक चीज, पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहा हूं इसका ये मतलब नहीं कि अगला चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, पहले जो बता रहा हूं वो सीखो, इससे लगातार 5 बार क्वेश्चन आया है नीट में, तो इससे भी आएगा। अच्छा इसीलिए पढ़ा रहे हो? हाँ। अब एक स्फेरिकल कंडक्टर अब अगर कभी होता है स्फेरिकल, तो इसका पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता है के क्यू बाय आर। इतना जानने में कोई दिक्कत तुम्हें? अगर ये स्फेयर है, इसका रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, तो पोटेंशियल होगा के क्यू वन बाय आर। इसमें कोई हर्जा नहीं? हर्जा। तो मैंने क्या बोला कि मान लो Q1 चार्ज है, मान लो Q2 चार्ज है, तुमने तार से कनेक्ट किया, तो पहला लॉ क्या बोला कि ये चार्ज कंजर्व रहेगा। तो चार्ज इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, तो मान लो फाइनल चार्ज जो है, फाइनल चार्ज वो इस पे स्मॉल Q1 हो गया, इसमें स्मॉल Q2 हो गया। तो एक जो अभी मैंने पढ़ा चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वो क्या बोलता है कि टोटल चार्ज Q जो होगा वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, और ये टोटल चार्ज पहले का जो था वो Q1 प्लस Q2 के बराबर था। तो ये इक्वेशन मैं बना दूंगा। पिछले वाले में यही किया मैंने, टोटल चार्ज यहां पे नहीं था, तो Q1 प्लस Q2 Q के ही बराबर हो गया। ये किसने बोला लिखने के लिए? चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल ने। समझ आ गया तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो। सर चार्ज कंजर्वेशन समझ लिए। अब क्या बोला मैंने कि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इस वाले में जरा सा ध्यान से देखोगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा यदि इसका रेडियस है R1, इसका पोटेंशियल क्या होगा यदि इसका रेडियस R2 है। तो फाइनल पोटेंशियल बराबर होता है, ये ध्यान रखना, इनिशियल नहीं, फाइनल। तो अभी पढ़ाया कि चार्ज Q1 है, रेडियस R1 है, तो ये हो जाएगा के Q1 बाय R1, और ये हो जाएगा के Q2 बाय R2। के खत्म, तो क्या होगा Q1 बाय R1 इज इक्वल टू Q2 by R2। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, चार्ज जो होता है वो Q1 by Q2 इज इक्वल टू R1 by R2। देखो इधर Q1 by Q2 इज इक्वल टू R1 by R2। इसका मतलब कंडक्टर का चार्ज प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड। अब घर में जाके नीट के बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा वो तुम्हें जानना है। तो मैंने बताया कि चार्ज प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अगर पहले वाले का चार्ज निकालोगे, ध्यान से देखना, पहले वाले का चार्ज, तो पहले वाले का रेडियस डिवाइडेड बाय दोनों के रेडियस का सम और इनटू टोटल चार्ज, ये होता है। बिल्कुल करंट की तरह है ये, लेकिन करंट में उल्टा होता है। यहां पे I2 था तो यह I1 क्या था, रेसिस्टेंस में R2 था, यहां पे नहीं है। चार्ज प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो Q1 होगा तो R1 ऊपर लिखेंगे, दोनों का सम नीचे, और टोटल चार्ज ये। तो तुम लोग खुद मन ही मन सोच के बताओ क्या Q2 क्या होगा। तो दूसरा है तो दूसरा वाला रेडियस ऊपर आएगा, दोनों का सम नीचे आएगा, और टोटल चार्ज यहां पे होगा। मजा आ गया और ये याद हो गया तुम्हें, तो तुरंत से इसमें बताओ कि अगर ये वाला चार्ज Q1 है तो Q1 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ। पहला वाला चार्ज पहले वाले रेडियस पे डिपेंड करेगा, दोनों का रेडियस का सम नीचे होगा, और टोटल चार्ज यहां पे कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 होगा। बोलो मजा आ गया। दूसरा वाला चार्ज क्या होगा, दूसरा वाला चार्ज दूसरे वाले रेडियस पे होगा, रेडियस का सम यहां पे होगा, और यहां पे कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 होगा। तो कभी अगर पूछता है तुमसे कि कोई एक कंडक्टर है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है, अब उसको एक तार से कनेक्ट कर दिया, बताओ फाइनल चार्ज किस पे कितना है। चार्ज का रेशियो पूछा तब तो कुछ करना ही नहीं है, चार्ज का रेशियो सीधा फाइनल चार्ज का रेशियो ये रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। अगर मजा आ गया तुम्हें तो नीट का एक क्वेश्चन की तैयारी होते हुए तुम एकदम मजे में चल रहे हो, कर लोगे ये क्वेश्चन पक्का। अब सुनना, एक होता है चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बेटा? चार्ज डेंसिटी। अब ये जो कंडक्टर है ना, ये स्फेरिकल इन नेचर है। कैसा है मेरे दोस्त? स्फेरिकल। तो कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है। कहां पे होता है चार्ज? हमेशा सरफेस पे। मान लो इस पे चार्ज Q है और रेडियस R है,
इसमें हम डिफाइन करते हैं एक चीज, क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है सिग्मा, चार्ज बाय एरिया। चार्ज है क्यू, एरिया है 4πr²। बोलो मजा आ गया। अब सपोज करो यही प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो तुम बोलोगे सिग्मा 1 होगा। मैं बोलूंगा इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो तुम बोलोगे सिग्मा 2 होगा। मैं बोला जरा सिग्मा 1 बताओ, तो तुम बोलोगे सिग्मा 1 जो होगा वो Q1 बाय 4πr1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr1 का स्क्वायर। मैंने बोला सिग्मा 2 बताओ, तो तुम बोलोगे Q2 बाय 4πr2 का स्क्वायर होगा। मैंने बोला इसका रेशियो ले लो, तो तुमने बोला कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का जो रेशियो होगा वो होगा Q1 बाय 4πr2 का स्क्वायर इनटू क्या यहां पे Q2। जब भी ऐसे चार चीज लिखा होता है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होता है और 1 और 4 मल्टीप्लाई होता है, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। ध्यान से केंद्रित करो बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं, मजेदार, जो सीधा नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहां पे क्या होगा Q2, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या बताओ तो, कि Q1 बाय Q2, इन दोनों को एक जगह सजा लिया, 4π से 4π खत्म, या ये क्या है Q2 वाला, ये R1 था, गलती कर दिया मैंने, ये सब गलती एग्जाम में मत करना, ठीक है ना? ओके सर, तो ये क्या होगा यहां पे R2 बाय R1 का स्क्वायर स्क्वायर। अभी तुरंत पढ़ाया है कि Q1 बाय Q2 R1 बाय R2 के बराबर होता है, तो जब इसको लिखोगे तुम R1 बाय R2 तो ये एक और भयानक रिजल्ट देता है। क्या सर? देखो देखो देखो, खुपाच खुपाच टकाक टकाक, मतलब R1 से एक R1 गया, R2 से एक R2, तो बचा R2 बाय R1। देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अगर सिग्मा देखोगे तो ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे वाह वाह वाह, यानी कि चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए जहां का रेडियस बहुत ज्यादा होता है वहां चार्ज डेंसिटी कम होता है, और जहां एकदम से शार्प कॉर्नर होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा चार्ज होता है। वो किसने बताया? ये इसको सिग्मा को बोलते हैं लोकल चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 R2 बाय R1 होगा, जबकि Q1 बाय Q2 R1 बाय R2 होगा। और ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि कनेक्ट कर दिया तो Q1 और Q2 का क्या रिजल्ट होगा वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो जल्दी से लाल वाला दिल बरसा दो एकदम और खुश हो जाओ। अगला एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कब? 2020 वगैरह में। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में 2018 के आसपास में। तो ये सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहा हूं, अभी लाइन से PYQ करके रख देंगे, टेंशन नहीं। इधर आओ, लाइन से नए नए क्वेश्चन करके रख देंगे, टेंशन नहीं, बस कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। अगला देखो अब, तो ये तो कहानी हमें चार्ज के बारे में आपने बता दिया। आप बता रहे थे सर चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, और इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझाने के लिए आपने कंडक्टर का हेल्प लिया था कि नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा। एक्चुअली क्या है, स्टूडियो में पंखा चलती नहीं है और इसी उतना बढ़िया है नहीं, आवाज बहुत आ रहा है, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। गर्मी इतनी है ना, हालत खराब है मेरा, लेकिन कुछ बात नहीं है सर, 4 दिन से ऐसे ही कर रहा हूं मैं। गर्मी जब भी रिकॉर्डिंग करता तो कोई पंखा कोई एसी नहीं चल रहा होता है। अब यहां पे ध्यान की बात है क्या कि ये चीज हमें समझ आया सर कि इसका जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज बचा हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस दुनिया में जितने भी चार्ज हैं वो हमेशा E के मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है चार्ज। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज होगा, किसी को दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज है जो ट्रांसफर हो सकता है वो E है। E
E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और इस दुनिया में जो कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा इसके मल्टीपल में होगा। तो यदि कोई भी चार्ज है तो वो Ne के टर्म्स में ही होगा। क्लियर हो गया? तो कितनी बार n पूछता है तो q बाय e कर दोगे, टोटल चार्ज को इससे डिवाइड करने से आंसर आ जाता है। डन डना डन है। ऑल दो इस दुनिया में कुछ चार्ज एग्जिस्ट करता है जिसे बोलते हैं क्वार्क्स। 1/3 प्लस माइनस ई, 2/3 प्लस माइनस ई, उसका ऑपरेशन अलग लेवल पे है, नहीं आएगा नीट में। वो जब क्लास में पढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ाने में 15 लेक्चर, 11 लेक्चर, 12 लेक्चर लगता है। सोचो वो जो 24-30 घंटे का लेक्चर है उसको मैं 50 मिनट में दे रहा हूं, तो कितना मेहनत किया है मैंने। और वो भी गारंटी के साथ कि कल का जो नीट का पेपर है उसमें आएगा ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं। तो मेहनत समझ रहे हो क्या है मेरा? बस तुम लोग जो आशीर्वाद दिए हो ना उसको बनाए रखना, प्यार को बनाए रखना। अगला देखना, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, जिससे कि चार्ज को अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। कंजर्वेशन, चार्ज बॉडी का हमेशा कंजर्व रहेगा, अगर किसी को मिलाते हो तो दोनों मिलके इतना ही होगा। और क्या, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहां n 1 2 3 4 होगा, फ्रैक्शंस नहीं होगा, डेसिमल्स नहीं होगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। अब इन तीनों के बाद एक बेसिक चीज है क्या, कि इलेक्ट्रॉन के पास एक मास भी होता है, कल बताया था 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। तो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन निकालता है तो यह अपने पास से चार्ज को लेके चला जाता है। तो चार्ज लेके गया तो अपने साथ मास भी लेके जाता है। यानी कि अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब उसका मास बढ़ जाता है। और यदि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इसका मतलब उसका मास घट जाता है। यानी कि अगर चार्ज हो रहा है बॉडी में तो उसका मास पे चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि चार्ज तभी होगा बॉडी जब या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ मास लेके आता है या जाता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बॉडी का मास घट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास लेके चला गया। यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा, तो उसका मास पहले वाले मास से बढ़ जाएगा। यानी कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है तो मास का ट्रांसफर होता ही होता है। लेकिन जब भी मास ट्रांसफर होता है तो जरूरी नहीं है चार्ज ट्रांसफर हो। यानी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो स्टेटमेंट है, चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट मास, बट मास कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट चार्ज। मैं जान के नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया जान के। देखो बोल रहा है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, एकदम सही, बट चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट है। मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के, लेकिन चार्ज नहीं, क्योंकि चार्ज कभी भी होगा बॉडी में तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से उसके पास मास है। स्टेटमेंट 2, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, गलत। चार्ज कैन नॉट, मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये भी गलत। मास आराम से एग्जिस्ट करता है, 2 किलो 4 किलो क्या चार्ज लेके घूम रहे होते हो, वो न्यूट्रल होता है एटॉम, तो उसमें एटॉम है तो वो न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है। तो मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, गलत लाइन है। चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, गलत लाइन है। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो मास होगा ही होगा कंट्रीब्यूशन। तो सही बस ये है क्या, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो क्या बोला इस क्वेश्चन ने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन है, ओनली वन। मजा आया तो आग और दिल बरसाते रहना। अगला देखो बच्चा, तो मैंने बताया फ्रिक्शन से बॉडी को रब करके चार्ज करते हैं, दूसरा बताया कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ये सारा ऑपरेशन कर दिया, इसके ऊपर पक्का गारंटी क्वेश्चन आने का है। और तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है क्या, इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कहानी दूर से ही हो जाता है,
जैसे कि मान लो कैसे कैसे दूर से हो गया कोई, मैं हमेशा इसमें एग्जांपल देता हूं कि अगर तुम अपने छत पे जाते हो और तुम्हारे छत के सामने वाले छत पे एक बहुत ही मस्त बढ़िया, समझ ही गए हो आगे, वो हमेशा पढ़ते रहती है, तो तुम छत पे जाते हो, तुम हो मना मान लायक, छत पे चढ़ के देख लेते हो और वो पढ़ रही होती है, तो क्या हुआ, तुम चुपचाप नीचे आ जाते हो, कहीं हमें देख न ले, हम तो हैं मक्कार। मम्मी हमेशा छत पे कपड़ा वपड़ा लाने जाती है, तो मम्मी देखती है, तो मम्मी बोलती है देखो सामने वाली की बेटी कितना जबरदस्त पढ़ती है और तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। तो एक दिन मम्मी मार्केट चली गई, तो तुम छुप के जाते हो, छुपके छुपके पर्दा साइड करके, पढ़ रही है कि नहीं, तो पढ़ ही रही होती है, फिर आ जाते हो, फिर आधा घंटा बाद, अरे अभी नहीं पढ़ रही होगी, फिर जाते हो ऊपर, अभी भी पढ़ रही है सर, फिर आ जाते हो, तुम सोचते अरे यार ऐसे ही दिखाने के लिए छत पे बढ़ जाती है क्योंकि तुम तो ऐसे ही। तो अब क्या हुआ भैया, फिर तुम गए, फिर गए, टिकडुम टक, अरे फिर से पढ़ रही है, तो तुम नीचे आके सोचोगे अरे यार मम्मी शायद सही बोलती है, शायद सामने वाली पढ़ती ही रहती है यार। तुम भी एक दिन किताब कॉपी खोल के नीट की तैयारी करने लगे। तो क्या हुआ, ये यही है इंडक्शन। एक्चुअल में इंडक्शन प्रोसेस में वो जो सामने वाली बच्ची थी उसको पता तक नहीं कि कौन मुझे देख रहा है, उसे पता तक नहीं कि उसका पावर इतना ज्यादा था कि एक नालायक और मक्कार लड़के को भी पढ़ना सिखा दिया। सोचो, यानी कि यही हुआ है यहां पे कि अगर एक बॉडी है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है और एक बॉडी है चार्ज, तो इस पे अगर क्यू चार्ज है तो इस क्यू चार्ज के चलते क्या होगा, इस बॉडी में एक चार्ज आ जाता है, जबकि इसको डायरेक्ट कांटेक्ट की कोई भी आवश्यकता यहां पे नहीं पड़ती है, दूर से ही सारा काम सेट हो चुका है। भाई साहब ये कैसे होता है वो समझो। ये पॉजिटिव चार्ज एक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है जो टर्मिनेट करता है इसके ऊपर। जब ये अभी पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब ये फील्ड टर्मिनेट करता है तो निगेटिव होता है यहां पे, क्योंकि पॉजिटिव से चला तो निगेटिव चार्ज यहां पे हो जाता है। और एक दूसरा लॉ क्या बोलता है कि ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये थोड़ा खींच लेता है, तो निगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाता है, तो माइनस क्यू चार्ज आ गया यहां पे। पहले से इस पे कितना चार्ज है, ये न्यूट्रल है, टोटल चार्ज इस पे 0 है, तो इस पे अब भी चार्ज 0 ही होना चाहिए, क्योंकि इस बॉडी को अभी किसी से मैं डायरेक्ट टच नहीं करवाया, तो ये एक आइसोलेटेड बॉडी है, ये तार नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आइसोलेटेड बॉडी का नेट चार्ज अभी भी 0 होना चाहिए, इसीलिए जितना निगेटिव चार्ज इधर बनेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे बन जाता है। अच्छा, ये गारंटी है क्या, हाँ, और इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। पहले नहीं था, अब हो गया है। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन। तो इसने यहां पे चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं, ये गारंटी है कि ये दोनों बराबर होगा, जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन बोलता है कि नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो इसको जब मैं अर्थिंग करता हूं, इसको बोलते हैं अर्थिंग प्रोसेस। अर्थ के पास इनफाइनाइट इसका पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, और ये कितना भी चार्ज को ले सकता है और कितना भी चार्ज को दे सकता है, ये साक्षात ईश्वर का रूप है। तो अर्थ किसी भी चीज से कनेक्ट करते हो तो उसका पोटेंशियल ये 0 करता है, तो ये क्या करेगा, अर्थ तुरंत से सप्लाई मार देगा इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन आया, ये न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन आया, ये न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन आया, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन खत्म हो गया। तो ये जितने पॉजिटिव चार्ज हैं ये निपटता चला गया, निपटा 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 निपटा, बोलो हाँ है ना, सारा खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक रत्ती भर भी एक्स्ट्रा आने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा अबे घर में रहो, मुझे नहीं चाहिए। अभी तक तो तुम इसलिए आ रहे थे क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को तुम्हें न्यूट्रलाइज करना था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब मैं हूं एक्शन में, तो अब एक जरा सा भी नहीं होता है चार्ज यहां पे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था उसको पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करने तक ही ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अब मैंने क्या किया, इसको यहीं रखा, तो ये इसको तो अट्रैक्ट करके रखा और इसे आने नहीं दे रहा है। अब मैं ये जो कनेक्शन है इसको हटा दिया और इसको बोला अब तुम चले जाओ,
मुझे अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं रही। तो इस प्रोसेस में मैंने क्या किया, इंडक्शन के थ्रू अब मैंने बोला इसको तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है तो अब तुम भी चले जाओ, इसको भी हटा दिया। पहले ऐसा था, अब इसको डिस्कनेक्ट किया और इसको हटाया, तो अब फिर से वही चीज यूज हुआ जो अभी सिखाया था मैंने। क्या 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 कि ये जो निगेटिव चार्ज था ये पूरा सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कंडक्ट, ये जो है सरफेस चार्ज, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, और क्योंकि स्फीयर का रेडियस सब जगह बराबर है, इसीलिए चार्ज सब जगह अपने आप सट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां यहां यहां। अरे पॉजिटिव नहीं है सर, निगेटिव है। तो मस्त वाला मजा आया तो आग लगा दो। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन प्रोसेस में इसके चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा बॉडी अपोजिटली चार्ज होता है। ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, और अगर यहां पे निगेटिव लाते तो यहां पे पॉजिटिव होता। और अब ये बॉडी चार्ज हो चुका है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंडक्शन प्रोसेस जब भी करते हो, तो अगर यहां पे ये सब प्रोसेस नहीं हुआ तो तुरंत से चार्ज नहीं आता है, तुरंत से जितना निगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है। अब एक इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये कंडक्शन और इंडक्शन दोनों प्रोसेस पे काम करता है, और ये करता क्या है, ये टेस्ट करता है कि चार्ज कैसा है। तो यहां पे करते क्या है, इसको कंडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर देते हैं कोई तार को जिसमें कि चार्ज हो, बोलो हाँ है ना। तो ये कंडक्शन के चलते मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां दे देता है। ये पॉजिटिव चार्ज आते आते यहां पे गोल्ड लीफ है, तो इस पे पॉजिटिव जलने के चलते दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये रिपल्सन कर देता है। और सिमिलरली अगर निगेटिव होता तो निगेटिव चार्ज के चलते दोनों निगेटिव में रिपल्सन हो जाता। अगर कंडक्शन में हुआ तो जो चार्ज है वही चार्ज यहां पे आएगा, जो चार्ज है वही चार्ज यहां पे आएगा। लेकिन यदि ये प्रोसेस इंडक्शन में हुआ, यदि ये प्रोसेस इंडक्शन में हुआ, दूर है यहां पे रॉड, सटा हुआ नहीं है, तो ये पॉजिटिव के चलते यहां पे निगेटिव आएगा, इसका अपोजिट चार्ज यहां पे आएगा, और चार्ज आने के चलते फैल जाएगा कुछ एंगल पे। तो जैसे ही ये ऐसे फैलेगा तो हम समझ जाएंगे कि जो लाने वाला बॉडी है वो चार्ज बॉडी है। तो ये क्या करता है, इसका टेस्ट करता है कि जो बॉडी मैं लाया हूं टच करा के या दूर रख के वो चार्ज्ड बॉडी है। वो ये नहीं बताता कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्या है, वो इसके एंगल से पता चलता है, लेकिन ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में इतना सा है कि ये इसका टेस्ट करता है कि जो रॉड है या कोई भी चीज है ये चार्ज है या अनचार्ज है। अगर ये गोल्ड लीफ एकदम न्यूट्रल रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही पड़ा हुआ, इसका मतलब जो बॉडी लाया वो अनचार्ज्ड बॉडी है। और अदरवाइज यदि ये फैल गया तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अगर टच किया तो जो उस पे होगा वही नीचे होगा, अगर दूर रखा तो जो इस पे होगा उसका अपोजिट नीचे होगा। मजा आ रहा है तो जल्दी से आग लगा दो। अब ये बेसिक में ही समय लगता है, अब समय नहीं लगाऊंगा। अब हमारे पास है एक कूलम्स लॉ। ये बोलता है कि अगर दो चार्ज है Q1 और Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो इस पे एक फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तुम लोग रट्टा मारते हो एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन होता है। हाँ हाँ, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, या फिर स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज। What do you mean by spherical symmetrical? जैसे कि हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ये सब स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, उसमें ये कूलम्स लॉ लगता है। ये एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अच्छा, इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब यहां पे लिखोगे F is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon R Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो ये बताएगा तुम्हें एक्चुअल में फोर्स कितना होता है इन दोनों के बीच में। और ये हमेशा कूलम्स लॉ में नेट फोर्स बताता है। तो ये
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम हवा में वैक्यूम में करते रहते हो तो उसका एप्सिलॉन आर 1 होता है, तो इसीलिए ये चीज तुम्हें नहीं दिखता है। तो तुम्हें क्या दिखता है, इतना दिखता है। लेकिन अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट ग्लिसरीन में डाल के करा दूं जिसका कि कुछ रिलेटिव परमिएबिलिटी हो, क्या हो, रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या हो, रिलेटिव, अरे यार परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी हो, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी हो, तो क्या होगा, उसका वैल्यू पुट करेंगे। इस रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दोनों एक ही चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले या फिर परमिटिविटी बोले बराबर बात है। तो यहां पे जब तुम देखोगे कि मान लो एक कोई मीडियम ले लिया जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो k है और हवा में जो था फोर्स F है, तो अब इसी को उठा के यहां पे रख दिया अगर, तो बताओ फोर्स कितना लग रहा है। तो तुम क्या बोलोगे, सर अब जो नया वाला फोर्स होगा वो होगा 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k, क्योंकि ये जो है एप्सिलॉन r यहां पे उसका वैल्यू अब रखना पड़ेगा सर, और q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय आर स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है, हवा वाला, एयर वाला, क्योंकि एयर में ये एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 रख दिया था हमने। तो ये क्या हो जाता है नया वाला फोर्स, ये जो हवा वाला फोर्स है डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। ये याद हमें रखना है सर, ये हमेशा नेट फोर्स बताता है, नेट फोर्स बताता है। तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एक और आएगा नीट में कल। चलिए सर करते हैं। ये क्या है, परमिटिविटी के बारे में। तो पढ़ना है क्या, छोड़ दोगे तो भी चलेगा, जितना पढ़ना था बता दिया हूं। अब पहला क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये लो बोल रहा है टू चार्ज्ड स्फीयर, ओके, डिस्टेंस d, ओके, एक्सर्ट अ फोर्स F, F फोर्स लग रहा है ऑन ईच अदर। तो यहां पे दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, और निगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना। दे आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2, देन द फोर्स इज, अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, तो अभी क्या बताया, हवा वाला फोर्स कितना था F, अब इसको डाल दिया K वाले में, तो अब नया वाला फोर्स क्या हो जाएगा, हवा वाला फोर्स डिवाइडेड बाय K, तो हो जाएगा आंसर F बाय K, K का वैल्यू है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा F बाय 2। कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, बोल क्या रहा है सुनना, बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैव प्लस q माइनस q, प्लस q माइनस q are placed at the certain distance apart, force acting between them is F, कुछ डिस्टेंस है, मान लो d डिस्टेंस है, तो फोर्स क्या होगा k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, फोर्स और फील्ड में हम चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, हमें खुद पता रहता है कि ये पॉजिटिव निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, बस डायरेक्शन हमें पता रहता है फोर्स का। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, दोनों निगेटिव निगेटिव है तो भी रिपेल करेगा, बोलो हाँ है ना। बोल रहा है इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, ए का 25% कितना होगा, q बाय 4, निकालने में दिक्कत हुआ तो ऐसे कर सकते हो, q इंटू 25 बाय 100, तो हो गया q बाय 4। अब q बाय 4 चार्ज को इसके ऊपर दे दिया, तो अब नया चार्ज क्या बचा, इसमें से इतना घट गया और इसमें इतना बढ़ गया। देखो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन नीट में आता है, डिस्टेंस वही है, तो ये वाला चार्ज होगा 4q माइनस q, कितना 3q बाय 4, ये वाला चार्ज होगा माइनस 4q प्लस q, माइनस 3q बाय 4। बोलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, देन द फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स, तो अब जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा वो बताओ। अब जो नया फोर्स होगा हो जाएगा k q1 q2, तो ये दोनों सेम ही दिख रहा है, और माइनस के चलते ये पता चल गया कि अट्रैक्ट करेगा, तो 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 हो गया। अभी मैंने बताया k q स्क्वायर बाय डी स्क्वायर जो है k q स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये तो 9k q स्क्वायर, तो k q1 q2 के चलते हुआ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी तो लिखोगे, तो ये डी स्क्वायर थोड़ी छोड़ दोगे, हाँ सर।
तो इसको कितना लिखोगे 9/16 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर है पुराना वाला एफ, तो क्या हो गया पुराना वाला एफ का 9/16 टाइम्स हो गया नया वाला एफ। समझ आया तो जल्दी से बता दो, ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे 9f/16। तो क्या ऐसा क्वेश्चन कोई भी कर लोगे? तो एक क्वेश्चन और तुम करना, मैं बता देता हूं इसमें। बोल रहा है टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरी अ चार्ज q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। दो पॉजिटिव आयन है, इसमें q चार्ज है, इसमें q चार्ज है, d डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। बोला f इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, तो f हो जाएगा कितना k, q1 q2 दोनों बराबर है, तो q स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। बोल रहा है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अब देखो ये पॉजिटिव कब बना होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। ये पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये Q किसके बराबर होता है n इंटू ई के, तो ये n पूछ रहा है, ये Q कितना होता है n इंटू ई के, तो इतना n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो यहां Q के बदले n इंटू ई रख दो, तो क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा f, k का वैल्यू होता है 1/4πε0, ये Q के बदले लिखो ne, तो हो जाएगा n स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है इस n का वैल्यू, यही तो पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना आसान क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। तो ये सारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा f इंटू 4πε0 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, और इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो स्क्वायर को उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो देखो ये आंसर कहां पे है, ई स्क्वायर नीचे यहां पे है, यहां डी स्क्वायर है खत्म करो, यहां रूट नहीं है खत्म करो, यहां रूट नहीं है खत्म करो, यही आंसर होगा 4πε0 f टी स्क्वायर। तो क्या तुम कूलम्स लॉ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कर कुड़ा के फाक डालोगे? आई होप कि बिल्कुल कर लोगे। अगर चार्ज डेंसिटी, अगर Q और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है तो क्या तुम करकुरा डालोगे? हाँ सर। अगर इंडक्शन वगैरह थ्योरी पे आता है तो करकुरा डालोगे? हाँ सर। तो बेसिक खत्म हो गया, कूलम्स लॉ खत्म हो गया, एक नया टाइप का क्वेश्चन जो लगातार आ रहा है वो खत्म हो गया। 3 तरीके का क्वेश्चन का खत्म करने के बाद आ गए हैं अपन कहां पे सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सा चीज पे। बोल रहा है Q इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जब भी कभी इस Q को 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो मान लेते हैं Q1 Q2 में डिवाइड किया, इसको कुछ दूरी पे रखा और पूछे इसके बीच का मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम, तो वो तब होता है जब आधा आधा होता है। तो एकदम याद रखेंगे कि दोनों जब बराबर आधा आधा होगा तब फोर्स मैक्सिमम लगता है। इसमें मैथमेटिक्स करके डिफरेंशिएशन करके आंसर निकलता है, क्यों रखेंगे, याद हो गया। जब भी मैक्सिमम फोर्स निकलेगा तो आधा आधा होगा, अगर इस पे भी होगा इस पे भी होगा और तब पूछेगा तो दोनों का सम करके आधा कर देना, लेकिन वो पूछता नहीं है, ये भी पूछ दे वो भी बहुत है, क्योंकि डिफरेंशिएशन यूज होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जिससे नीट में खूब क्वेश्चन पूछा है, पेंडुलम। पेंडुलम ध्यान दो, पेंडुलम क्या है, ये है एक पेंडुलम, ध्यान दो, ऐसे 2 तार हैं, इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2, तो ऐसे ही चार्ज को छोड़ोगे L लेंथ पे तो ये एकदम से ऐसे हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और ये कुछ डिस्टेंस पे आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस y है सपोज करो, और ये टोटल डिस्टेंस सपोज करो r है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा r/2। तो अब यहां पे ज्ञान लो, एक जगह पे आके ये रुकता है, जहां पे रुकता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। जब भी बोले इक्विलिब्रियम इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स होगा वो जीरो, जो वर्टिकल वाला फोर्स होगा वो जीरो। इसका अगर मास है m तो नीचे mg लगेगा, ये एंगल अगर थीटा है तो इधर टेंशन होगा, ये थीटा है तो हम वर्टिकल के साथ ये थीटा हो गया, तो t का एक कंपोनेंट हो गया इधर t cos थीटा। जिधर थीटा होता है उधर cos होता है, जिधर थीटा होता है उधर cos होता है, और उसके परपेंडिकुलर में साइन होता है। तो यहां से क्या पता चला कि इक्विलिब्रियम पे t sin थीटा, इधर इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई ये वाला R स्क्वायर उसके बराबर होगा।
तो ये वाला टी साइन थीटा जो रस्सी का ये वाला कंपोनेंट है वो इसे बैलेंस किया होगा, और ये जो धागा है उसका ये वाला कंपोनेंट mg को बैलेंस किया होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर है नेट फोर्स x में भी जीरो और नेट फोर्स y में भी जीरो होता है, तभी हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नेट जीरो का मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना इधर उतना ही इधर। तो क्या हो गया, टी साइन थीटा एफ के बराबर हो गया, और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, mg के। जब डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा बराबर एफ ई बाय mg। इस चीज को एकदम जहन में रख लो, एक तगड़ा चीज बता रहा हूं, इस पे खूब क्वेश्चन आया है, खूब क्वेश्चन आता है इस पे। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय mg। तो मैं कभी भी अगर तुमसे पेंडुलम का सवाल दूं और ऐसा कुछ हो कि एक इधर है एक इधर है, तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा एक नीचे लगेगा, और ये वाला एंगल अगर ये थीटा है, सुनना ध्यान से, तो क्या होगा सर, मान लो ये टोटल डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r/2, और मान लो ये y है। तो मैंने क्या बताया कि टेन थीटा होता क्या है, ये टेन थीटा यहां लेके आ जाओ, इसको आगे बढ़ा लो, इसको ऐसे कर दो, तो ये लाइन खींच दिया, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो टेन थीटा हो गया p/b। तो p में था कितना, ये कितना है जल्दी बताओ, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक, और ये कितना है mg। तो ऐसे याद रखो, टेन थीटा इज इक्वल टू p/b। ये कितना इलेक्ट्रिक, ये कितना mg, तो इसीलिए लिखा f इलेक्ट्रिक बाय mg। लेकिन इससे भी तगड़ा गेम कर रहा हूं मैं, तुम्हें क्या याद रखना है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है हॉरिजेंटल वाला फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स और हॉरिजेंटल वाला फोर्स। देखो ये हॉरिजेंटल वाला फोर्स है और ये नीचे वाला फोर्स है, हमेशा यही होता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, नीट में पूछा था, देखो ध्यान से क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो। बोल रहा है टू पिथ बॉल्स, इस सबसे इंग्लिश से मत फंसो, कैरिंग इक्वल चार्ज, ये भी Q और ये भी Q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग इक्वल लेंथ, ये लेंथ L और L है, ये डिस्टेंस y है, ये r है, तो ये हो जाएगा r/2। मान लो ये एंगल थीटा है। बोल रहा था इक्विलिब्रियम सेपरेशन, मतलब ये जहां पे नेट फोर्स जीरो है उस सेपरेशन की बात किया। बिटवीन देम इज r, नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट। अब इसको टकराते कटराते बीच में कर दिया क्लैम्प, तो बोल रहा है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम नाउ बिकम्स, तो पहले r पे था, अब बोल रहा है ये जो है ये r डैश, वो कितना होगा, ये r डैश का वैल्यू चाह रहा है एक्चुअल में। आया बात समझ में, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ घट गई, तो ये वो जानना चाह रहा है। ठीक है, बिल्कुल समझते जा रहे हो। तो देखो इधर ध्यान से देखना, मैंने अभी तुरंत सिखाया है कि टेन थीटा लगाओ, तो टेन थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो इधर Fe और डिवाइडेड बाय mg, और यही टेन थीटा में Fe क्या है बताओ मुझे, Fe होगा कि Q1 Q2 Q स्क्वायर बाय इन दोनों के बीच का दूरी r स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा mg, और इसमें टेन थीटा इस ट्रेंगल में कितना है वो देखो, टेन थीटा बराबर p/b, तो p कितना है r/2 और b कितना है y। अब इसको सॉल्व करो, ये r स्क्वायर को इधर लो तो हो जाएगा r³, ये हो जाएगा k 1/4πε0, ये हो जाएगा q स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा नीचे mg, बहुत बढ़िया, और ये वाला 2 चला जाएगा ऊपर, 2kq स्क्वायर इंटू हो जाएगा ये वाला y। बोलो हाँ है ना, इन दोनों से खेल रहा हूं अब मैं। तो टेन थीटा का वैल्यू इसमें रख लिया और टेन थीटा का वैल्यू इसमें रख लिया, दोनों एंगल बराबर है तो दोनों बराबर होगा। तो टेन थीटा तो ये सिखाया ही मैंने, और ये एक्स्ट्रा लिख लिया। तो अब ये r³, इसमें ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो r³ प्रोपोर्शनल टू y आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो हमेशा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका r³ प्रोपोर्शनल टू y होता है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब इसका जो है डिस्टेंस r³ प्रोपोर्शनल टू y, तो r1 का क्यूब बाय r2 का क्यूब इज इक्वल टू y1 बाय y2, इसका ये मतलब है। तो r1 पहले से कितना है, r है, तो लिखो r³
इज इक्वल टू y1 कितना है y क्यूब, दूसरे वाला r कितना है नहीं पता मुझे, r डैश है तो लिखो r डैश का क्यूब, दूसरे वाला जल्दी बताओ, दूसरे वाला y कितना है y बाय 2, तो इसको क्या लिखोगे y बाय 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये क्यूब नहीं है, गलत मत कर देना, r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू y है, तो r1 का क्यूब बाय r2 का क्यूब, r1 कितना है जल्दी बताओ, r सेपरेशन बिटवीन देम, और इसका r डैश, यही r डैश निकालना है मुझे, तो r1 का क्यूब बाय r डैश का क्यूब इज इक्वल टू पहला वाला कितना था y, अब क्या कर दिया y बाय 2 कर दिया, तो यहां से देखो हमें क्या निकालना है r डैश, ये खत्म, तो ये इधर गया तो ये नीचे आया, तो r डैश का क्यूब यहां पे गया, तो ये हो गया r क्यूब बाय 2, तो ये क्यूब हटाओगे तो क्या होता है, पावर आता है 1/3, ये पावर 3 है हटेगा तो ये 1/3 आता है, पावर 2 है तो यहां 1/2 होता है, इसीलिए रूट लिख देते हो, तो ये इससे कैंसिल आउट होके ये r हो गया, लेकिन 2 का पावर 1/3 भी बचा रह गया, तो आंसर क्या होगा r डिवाइडेड बाय 2 का पावर 1/3, किधर है देखो, ये है 2 का पावर 1/3, ऐसा, क्योंकि इसको लिखने का एक तरीका है, देखो जब भी कभी ऐसा लिखा हो ना तो इसको लिखते हैं क्यूब रूट 2, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 1/3, आया मजा, ये मैथमेटिक्स था। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है जो पक्का पूछ सकता है पेंडुलम के ऊपर। एक और क्वेश्चन पेंडुलम के ऊपर देखो, एक और क्वेश्चन पेंडुलम के ऊपर देखो, देखो जो सीखो इतना अच्छे से सीख लो कि इसके क्वेश्चन तो कर ही लो। बोल रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर ऑफ मटेरियल डेंसिटी रो सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इक्वल लेंथ मेक्स एन एंगल थीटा बिटवीन द स्ट्रिंग। ओके ऐसा बोला इसने, ऐसा बोला, तो यहां पे थीटा एंगल है, तो यहां पे टेन थीटा अभी सिखाया मैंने तुम्हें निकालने के लिए, तो टेन थीटा क्या लिखोगे एफ ई बाय एम जी लिख लो, टेन थीटा बराबर एफ ई बाय एम जी, इक्वेशन 1। अब पढ़ो क्या बोला, बोल रहा है when suspended in the liquid of density sigma the angle theta remains the same। अब क्या किया, इसको उठा के एक पानी में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया, ऐसा बोला इसने, तो बोला लिक्विड में जब हम डाले हैं तो क्या हुआ, ये जो एंगल थीटा है, अच्छा एक चीज मिसिंग कर रहा हूं क्या मैं, क्या बोल रहा है थीटा दोनों के बीच का है या सेम पॉइंट बाय अनस्टेबल स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ मेक्स एन एंगल थीटा बिटवीन द स्ट्रिंग, तो मैंने गलत किया, यह हो जाएगा थीटा बाय 2 और यह हो जाएगा थीटा बाय 2, तो यहां टेन थीटा नहीं लिख सकता मैं, टेन थीटा बाय 2 लिखना पड़ेगा, ये टोटल एंगल क्वेश्चन ने बोला थीटा, इसीलिए आधा मास बराबर है तो आधा आधा होगा, मास अलग होता तो आधा आधा नहीं होता। देखो ये और ये, अब फिर से ये एंगल थीटा बाय 2 ही है, ये भी थीटा बाय 2 ही है, तो ऐसा कैसे हुआ ये जानना चाह रहा है। अगर ये एंगल फिक्स है तो दूरी भी वही रहा होगा, तभी ये टेन थीटा पी बाय बी आया है, हाइट वही है, तो इसमें एक फोर्स तो इलेक्ट्रिक लगा, दूसरा mg लगा, लेकिन पानी में जाने से एक फोर्स एक्स्ट्रा लगता है कॉल्ड बॉयंट फोर्स। ये बॉयंट फोर्स किसके बराबर होता है, जो लिक्विड को ये डिस्प्लेस करता है उसका डेंसिटी, तो लिक्विड का डेंसिटी कितना होता है सिग्मा, ये जो बॉडी है उसका वॉल्यूम और इंटू जी, ये बॉयंट फोर्स का वैल्यू है सिग्मा वीजी। नीचे जो mg है मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, किसका डेंसिटी मटेरियल का, रो, तो मास किसके बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इस mg को क्या बोलोगे रो वीजी। अभी क्या पढ़ाया था तुम्हें मैंने कि टेन थीटा बाय 2 जो होगा वो हॉरिजेंटल वाला फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स, इसका मतलब अगर ये ऐसा बनाया हुआ है तो नीचे वाला ज्यादा होगा, अदरवाइज ये ऊपर ऐसे बनाता, अगर ऊपर वाला ज्यादा होता तो नीचे वाला ज्यादा है तो mg में से fb को घटाओगे, तो यहां पे लिखेंगे mg माइनस fb, और क्योंकि ये और ये दोनों टेन थीटा बाय 2 को ही बोल रहा है तो यहां पे fe बाय mg जो होगा वो fe बाय mg माइनस fb के बराबर होगा। तो देखो ये और ये खत्म, तो क्या हुआ, ये mg माइनस fb इधर और ये mg इधर
कर दो तो क्या हो गया जल्दी से बताओ, mg माइनस एफ बी इज इक्वल टू mg। और mg का कितना है वैल्यू, अभी तुरंत निकाला है वो देखो, रो वीजी, इसका कितना है वैल्यू, सिग्मा वीजी। अच्छा, इसका कितना है वैल्यू, रो वीजी। तो क्या हुआ, वीजी 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 खत्म हो गया। बोलो मजा आते जा रहा है क्या, मजा आते जा रहा है क्या भैया, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। अब आपने एक चीज इसमें मिस कर दिया है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द लिक्विड इज, तो भैया यहां का जो Fe होगा वो इसके बराबर थोड़ी होगा, Fe डैश होगा, Fe डैश होगा। क्यों डैश होगा, क्योंकि इसका Fe का डिवाइडेड बाय के होगा, क्योंकि अभी यही तो सिखाया था, अगर यहां पे Fe है हवा में तो कोई लिक्विड वगैरह में डालोगे तो ये Fe बाय के हो जाता है, यही तो बताया था, Fe बाय के हो जाएगा ये, अब कैंसिल आउट होगा। तो ये वाला के, अरे यही सिखाया ना अभी पीछे ऊपर में कि किसी दूसरे मीडियम में डालोगे तो हवा वाले फोर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवीजन हो जाता है, तो ये के टाइम्स हो जाएगा, तो के एम जी माइनस एफ यहां लिखना है मुझे, यहां पे के एम जी माइनस एफ लिखना है, यही के पूछा ही था एक्चुअल में। तो के इज इक्वल टू, अच्छा मैं क्यों नहीं ये लिखा, क्योंकि मैं क्वेश्चन अंतिम तक नहीं पढ़ा था, ये मिस्टेक भी एग्जाम में होता है, मत करना। तो के का वैल्यू क्या होगा देखो जल्दी से, रो वीजी डिवाइडेड बाय रो वीजी माइनस सिग्मा वीजी। अब वीजी वीजी कॉमन लेके निपटा दो, तो वीजी कॉमन लिया तो होगा रो बाय रो माइनस सिग्मा, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। अब तुम्हें मैंने पेंडुलम पूरा बता दिया, तुम्हें कूलम्स लॉ के क्वेश्चन करा दिए, मिसलिनियस क्वेश्चन जो नीट में आ सकता है वो करवा दिया। अब अपन बढ़ रहे हैं और पड़ाव को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फिर गॉस लॉ और फिर डाइपोल। चलिए जल्दी से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास का वो रीजन है जिसमें अगर तुम कोई भी एक टेस्ट चार्ज लाते हो तो ये क्या करेगा, इस चार्ज का एक फोर्स फील करेगा, वो जो फोर्स होगा वो यहां पे जो इस चार्ज के चलते r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका और इस चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, यह है इन दोनों के बीच में जो अभी तक फोर्स निकाला है वो फोर्स निकालो और डिवाइडेड बाय ये टेस्ट चार्ज कर दो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। तो कहीं पे अगर तुम्हें इस क्यू चार्ज के चलते r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पे, तो अपने मन से मान के चलो कि यहां 1 कूलम का चार्ज है और फोर्स निकाल दो, वही फील्ड है, यानी कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वही फील्ड है, 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वही फील्ड है। तुम्हें मैंने फोर्स निकालना सिखा दिया, इसका मतलब तुम्हें मैंने फील्ड निकालना सिखा दिया। अरे वाह सर, तो फील्ड तो 5 मिनट में गया, क्योंकि फोर्स सिखा दिया तो फील्ड सिखा दिया, क्योंकि दूसरा चार्ज बस एक सब जगह रखना है। तो यहां पे फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, और निगेटिव चार्ज पे फील्ड क्या होता है, हमेशा टर्मिनेट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होके कहां पे जाता है, इन्फिनिटिव पे, कहां पे जाता है, इन्फिनिटिव पे, कहां पे जाता है, इन्फिनिटिव पे, कहां पे जाता है, इन्फिनिटिव पे। तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और टर्मिनेट होता है इन्फिनिटिव पे, याद रखना। और निगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है इन्फिनिटिव से, आता है टर्मिनेट होता है निगेटिव चार्ज पे। बोलो समझ आ गया तुम लोगों को। तो ये क्या बोल रहे हो सर कि ओरिजिनेट इन्फिनिटिव से होके ये टर्मिनेट यहां पे हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है एक पॉइंट चार्ज के चलते। तो यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, किसके बराबर होगा, के Q1 Q2 1 है तो नहीं लिखते हैं अपन, तो के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही तो बोला मैंने कि फोर्स निकालो 1 कूलम पे वही देगा फील्ड,
फोर्स निकालो 1 कूलम पे, वही देगा फील्ड। इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता था। तो फोर्स 1 कूलम पे, फोर्स क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, क्यू टू 1 है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि एक चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। एक चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। बोलो मजा आया कि नहीं। अब तुम्हें तगड़ा गेम करने के लिए पैदा कर दिया हूं बेटा, एक से एक कॉन्सेप्ट मैंने। तो अब एक और चीज समझो, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे वेक्टर दिया मैंने, इसका मतलब इसका कोई डायरेक्शन भी होगा सर। यस, इसका कोई डायरेक्शन भी होगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका कोई डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब अगर इसका कोई डायरेक्शन होगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस आर के डायरेक्शन में। तो यहां आर कैप लिख देते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा तो इस तरीके से होगा, देखो सेपरेशन इन दोनों के बीच में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना। और यह है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी गया, नॉन यूनिफॉर्म में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता है तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर निगेटिव चार्ज रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्यू। ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो याद रखना अब हमारे पास है एक स्फीयर, कौन सा, हॉलो। हॉलो में ये चार्ज मैंने क्यों दिया, तो अगर सरफेस पे चार्ज है तो इसके चलते अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता है। तो जब भी कभी इस तरीके का कोई भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल आ जाए और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सरफेस पे या फिर निकालना हो बाहर वाले पॉइंट पी पे, सरफेस पे निकालना हो या फिर बाहर वाले पॉइंट पे निकालना हो, तो इन चार्ज को सेंटर पे रख दिया करो। तो ये क्यू चार्ज को सेंटर पे रख दो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, तो कितना आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के चलते होता है बाहर वाले पॉइंट पे जब आर ग्रेटर देन आर हो जाए, इसको बोलते हैं आउटसाइड पॉइंट। अरे वाह, यानी कि स्फीयर का के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड याद ही नहीं रखना है, हाँ तुम तो पॉइंट का याद रखो और इन सारे चार्जेस को सेंटर पे रख के निकाल दो, वही होता है। सरफेस पे भी अगर निकालना हो, इसको बोलते हैं क्या, ऑन द सरफेस। क्या बोलते हैं, ऑन द सरफेस। तो ये भी सारे चार्ज को सेंटर पे रखो और निकाल दो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अरे वाह सर, मजा दिला दिया आपने। और अंदर में फील्ड लाइंस नहीं होता कंडक्टर के, और अभी मैं गॉस लॉ से बताऊंगा कि अंदर में कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये प्रूफ करूंगा अभी तुरंत। तो स्फीयर के चलते अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, बाहर वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ देखो अब कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, यदि मैं बोलूं कि ये एक कंडक्टर है या फिर मैं बोलूं क्या कि ये नॉन कंडक्टर है बट ये हॉलो है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पे, सरफेस पे। यानी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से मेरा बात। यदि मैं बोलूं कि मेरे पास कोई हॉलो स्फीयर है या फिर मैं बोलूं कोई सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसको कोई भी चार्ज देते हैं ना तो ये सरफेस पे ही रहता है। भले ये सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, हॉलो है और कंडक्टिंग है, तो जो भी चार्ज दिया वो कहां पे जाता है, सरफेस पे। या मैं बोलूं ये
हॉलो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉलो है तो खाली है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो भी सरफेस पे ही होगा। यानी कि इसको मैं बोलता हूं 1 2 3, इसको मैं क्या बोलता हूं 1 2 3। यानी कि ये जो 1 2 3 है, क्या है 1 2 3 है, क्या है 1 2 3 है। क्या मतलब 1 2 3 का सर? पहले बताओ, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस। इन तीनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का यही रूप होता है। अंदर में 0 होता है, सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, और बाहर में के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। देखो कितना मजा आया। यानी कि जो 9 रिजल्ट आते, 3 बताया ना, तो 3 इसका, 3 उसका, 3 उसका, ये तीनों बराबर होता है, क्योंकि तीनों की रूपरेखा सेम होती है। तीनों में चार्ज सरफेस पे होता है, अंदर में कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए फील्ड नहीं होता अकॉर्डिंग टू गॉस। अभी मैं प्रूफ करूंगा। इसीलिए हॉलो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस में भी सरफेस चार्ज ही होता है। कंडक्टर हो सॉलिड या हॉलो, बोलने की ही जरूरत नहीं पड़ती उसमें। कंडक्टर बोल दिया तो जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे चला जाता है, क्योंकि फ्री चार्ज में रिपल्सन के चलते वो आउटर मोस्ट सरफेस पे जाता है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, तो ग्राफ कैसा होगा ऐसा। और सरफेस पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। और जब अनंत काल पे पूछोगे, इंफिनिटिव पे, तो ये आर जो है वो बढ़ते 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 इंफिनिटिव हो जाएगा। तो इंफिनिटिव का स्क्वायर इंफिनिटिव हो जाएगा, तो समथिंग बाय इंफिनिटिव इज 0। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये बाहर वाले पॉइंट पे है, ये सरफेस पे है, और ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का 1 2 3 का। एक क्या है कंडक्टिंग हॉलो, 2 क्या है सॉलिड कंडक्टिंग, 3 क्या है हॉलो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। मजा आ रहा है तुम लोगों को? अब देखना, इसके बाद हमें पढ़ना है फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस क्या होता है? अच्छा, एक चीज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया इसके चलते, और ग्राफ सिखाया। अब एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड और सिखा रहा हूं। देखो एक चीज और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, या 2 मिनट रुको, 2 मिनट में मैं ये फील्ड लाइंस बता देता हूं। फील्ड लाइंस क्या होता है? इस तरीके से बनाते हैं हम कि इसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। फिर क्या बताया मैंने? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट या टच नहीं करता, क्योंकि इस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे यूनिक होता है। यूनिक होता है क्योंकि ये एक वेक्टर है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अब प्रॉब्लम आ गई कि डायरेक्शन इधर लेगा या इधर लेगा। इसीलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी टच या कट नहीं करता। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता, यदि वो स्टैटिक चार्ज के चलते हुआ है। इंड्यूस चार्ज में होता है, उसको छोड़ दो, वो नहीं आएगा। तो ये कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्लोज सरफेस में नहीं बनाता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वो हमेशा कैसे बनाएगा? जल्दी से बताओ कैसे बनाएगा? हमेशा एकदम इक्वल सेपरेशन पे बनाएगा। याद रखना, इसके बीच का सेपरेशन जो यहां है वही यहां रहेगा, वो यहां रहेगा। अच्छा, ये भी बताया। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बात समझ में आई। तो मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताया। क्या बताया? जल्दी से बताओ। कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। अब ये बोल रहा है देखो ये टर्मिनेट हो रहा है, हाँ ये टर्मिनेट हो रहा है, हाँ तो क्या होगा? ये तो Q1 भी निगेटिव होगा और Q2 भी निगेटिव होगा। तो देखो, तो Q1 और Q2 दोनों निगेटिव, बोथ आर निगेटिव। देखो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे। अब प्यार से ध्यान से सुनना, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज और बताने के लिए आया हूं। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्ट एग्जाम में आता है। जैसे एक चीज होता है डाइपोल। क्या होता है डाइपोल? अभी पढ़ा रहा हूं नीचे, अभी पढ़ा रहा हूं डाइपोल क्या होता है। एक इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज और अपोजिट साइन वाला चार्ज किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो इसको बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ? एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव। तो निगेटिव से निकल के, सॉरी पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे टर्मिनेट करेगा, निगेटिव पे टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट करेगा। और ये पॉजिटिव से कुछ कुछ निकलेगा।
निकलेगा 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 निकलेगा, और निगेटिव पे कुछ कुछ टर्मिनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका है? डाइपोल का है। याद रखना, एक से निकल के दूसरे पे जाएगा, क्योंकि डाइपोल में एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, तो दोनों रिपल्सन करेंगे। तो ये निकल के जाने की कोशिश इधर करेगा, लेकिन रिपल्सन की वजह से ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा। अब ये कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाया गया है, उतना ही रेशियो में ये चार्ज होता है। अगर ये कोई बंदा बोलता Q1 और Q2 और बोलता Q1 और Q2 का रेशियो बताओ, तो हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखते 9। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/9, यानी कि इसका रेशियो होता 1। ये मैग्नीट्यूड का रेशियो, ये भी सीख लिया तुमने। अब जब ये दोनों चीज तुमने बहुत अच्छा से सीख लिया, तो ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये Q1 है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये Q2 निगेटिव चार्ज है। तो अगर ये पूछ रहा है Q1/Q2, तो क्या होगा? Q1 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हो गया 13। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो गया 13/9, 13/9। लेकिन ये निगेटिव है, इसीलिए ये मैग्नीट्यूड नहीं लिया, सीधा लिया, इसलिए -13/9 मैंने ऑप्शन बनाया। सीख लिया तुमने। अगला चीज देखेंगे जल्दी से फटाफट से। तो सर आपने ये सब चीज बड़ा ही जबरदस्त बताते हुए चीजों को आगे बढ़ाया है। अब तुम्हें मैं बता रहा हूं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बताया है वो गॉस लॉ से भी निकलता है। तो गॉस ने एक लॉ दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब आया कहानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E.ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E.ds। और गॉस ने क्या बोला कि ये जो फ्लक्स होगा वो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो हमने क्या देखा कि फ्लक्स इज इक्वल टू E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके ऊपर एक कहानी करते हैं। चलो हम निकालते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा। तो जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यहां पे, इसमें एक चीज होता है लैम्डा चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बेटा? लैम्डा चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बेटा? लैम्डा चार्ज डेंसिटी। तो गॉस के अकॉर्डिंग जब हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बैठेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। इस जगह पे हम लिखेंगे E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है सर? ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अगर इसका लेंथ L है और इसका रेडियस R है, ये दूरी R है, तो ये जो सरफेस है कितना होगा? कर्व सरफेस कितना होगा? 2πRL। और ये Q कितना होगा? इतने से में हमें लेना है। तो ये क्या बनाया सर डॉट डॉट में? ये मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया। तो गॉस ने क्या बोला कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम उस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस लो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इसीलिए ये E.ds में डॉट का cos 0 मैंने नहीं लिया, तो मैंने लिखा E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज। अब ये लैम्डा क्या होता है? ये चार्ज बाय लेंथ के बराबर होता है। तो चार्ज इतने से का लेना है, हमेशा इनक्लोज चार्ज लेना है गॉसियन सरफेस में। तो Q होगा लैम्डा इंटू एल के बराबर। तो यहां पे Q क्या होगा? लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो E क्या होगा? लैम्डा, ये खत्म, लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट R। इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आ सकता है। एक और चीज पढ़ाऊंगा और उसके बाद डायपोल, फिर ये खत्म हो जाएगा। डायपोल बहुत छोटा सा है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो उस पे आएगा क्वेश्चन। 1 मिनट रुक जाओ। अब सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इसके चलते बता दिया। एनसीईआरटी में एक चीज है इनफाइनाइट प्लेन शीट यूनिफॉर्मली
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कभी तुम्हें ये वाला इंग्लिश मिले, तुम समझ जाना वो नॉन कंडक्टिंग है। क्या मतलब सर नॉन कंडक्टिंग का? जहां पे तुमने चार्ज दिया वहीं पड़ा रहेगा बेटा। मैं करवा दूंगा 6 बजे तक, मैं बता रहा हूं करवा दूंगा, बस इसको फ्लो बनने में टाइम लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल तुरंत से होगा, आधे घंटे में भेज रहा हूं पोटेंशियल। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर आधे घंटे में कैपेसिटर भेजूंगा, फिर आधे घंटे में भेजूंगा वो, और तुम लोग देखते चले जाओ। और 5 बजे तक पूरा रैप अप कर रहे हैं, 6 बजे तक, उसके बाद नहीं दूंगा लेक्चर, और तभी तक आएगा। देखो इधर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा सर? नॉन कंडक्टिंग, यानी कि जहां पे तुमने चार्ज दिया वो चार्ज वहीं पे पड़ा रहेगा। देखो इधर जल्दी से, मुझे भी हो रहा है थोड़ा सा कि मैं जल्दी से बच्चों को दे दूं। एकदम टेंशन मत लो, तुम्हारा कल 2 बजे एग्जाम है, मैं 6 बजे तक एकदम खत्म कर दूंगा सब। तो ये सीट है, सपोज करो सीट, तो सीट ऐसा है, ऐसा, उसके दोनों पलरे होते हैं सीट में। जैसे ये मान लो ऐसा, ये बीच का गैप को कम कर देना, तो सीट में ये ऐसा है, ऐसा समझो, ऐसा इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है। तो मैंने अगर चार्ज इधर दिया तो इधर ही रहेगा, लेकिन अगर चार्ज है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर भी और इधर भी। तो अगर कभी भी ऐसा कोई ज्ञान दे तुम्हें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके चलते जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका डेरिवेशन अब रोक दिया हूं जान के, समय के चलते डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा सर। चलिए जल्दी जल्दी से करेंगे। अब देखो जरा ध्यान पूर्वक देखना मजेदार तरीके से। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? जल्दी से बताइए आप, मजा दिलाइए एकदम जबरदस्त तरीके से। जैसे कि ये मेरे पास ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस ऑफ प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2r। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2r। तो ये क्या हो गया? r, और ये क्या हो गया? r। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडवे? तो इस लैम्डा के चलते r पे कितना होगा? अभी तुरंत बताया था 2k लैम्डा। जल्दी बताओ, अभी तुरंत बताया था ना तुम्हें। तुम लोगों को इस रिजल्ट को थोड़ा सा और छोटा बना लो। देखो एकदम शांत रह के करो, तभी कर पाओगे। पैनिक हो गए तो दिक्कत हो जाएगा। इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं एक बार। जैसे ये है ना, ये, तो इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूं। देखो क्या, लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहां पे डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही तो है k, तो हो जाएगा 2 k लैम्डा बाय r। ये भी होता है, ये भी याद रखना। तो ये आसान है, वही लिखने चाह रहा था मैं, लेकिन ये यहां पे लिख नहीं पाया था। इधर आ जाओ। तो क्या हुआ जल्दी से बताओ, ये वाला रिजल्ट क्या हुआ? ये वाला रिजल्ट हुआ यहां पे 2k लैम्डा बाय r, और निगेटिव के चलते हुआ, निगेटिव के चलते अपनी तरफ खींचेगा ये, और पॉजिटिव वाला दूर भगाएगा ये। तो इसका दोनों का डायरेक्शन सेम होने के चलते हमने ऐड किया, तो ये आर आर आर, और ये कितना हो गया? 4k लैम्डा बाय r। अब देखो 4k का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू लैम्डा। ये खत्म, तो क्या हुआ? लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या ये बात समझ में आया तुम लोगों को? अब एक चीज है, गॉस लॉ में जो हमने पढ़ा था फ्लक्स, उसको थोड़ा सा समझना होता है। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अ हॉलो मेटल, मतलब ये कंडक्टर है और ये खाली है, ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, सरफेस पे है, इसका मतलब कंडक्टर बोल दिया। तो बोल रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। अब ये सेंटर से r के बारे में बोला, r को अब ये डिफाइन कर रहा है। बोल रहा है r इज लेसर देन 0। तो r जब लेसर देन 0 है तो अंदर में है, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो बोला है डिक्रीजेस, पगला गए हो क्या? इंक्रीजेस, पगला गए हो क्या? अगर r लेसर देन r है तो 0 या 0 होगा। फिर अगर ये बाहर वाला पॉइंट है
तो यहां पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी क्या सिखाया, इसके ऊपर अगर क्यू चार्ज है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे दूर जाओगे ये घटता जाएगा, तो अंदर में 0 है, आर इज लेसर देन आर, स्मॉल आर का मतलब कैपिटल आर से छोटा है, मतलब रेडियस से छोटा है, अंदर वाला पॉइंट है। और जैसे जैसे दूर जाओगे तो बोल रहा है डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, तो सही है, जैसे जैसे दूर जाओगे ये आर बढ़ेगा तो आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा, तो ये डिक्रीज करेगा, आंसर सी हो गया। एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा हैव सम पेशेंस, ये पढ़ो। बोल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 यानी कि 1.5r है, मतलब बाहर वाला पॉइंट है, यहां वाला पॉइंट है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब होता है हॉलो, ऑफ रेडियस r इज e, यानी कि इस पॉइंट पे का जो e है वो हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि 3r/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा के क्यू बाय 9r स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2, अरे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, r/2 का मतलब तो अंदर वाला हो गया, और जब इसने बोला है कि कंडक्टिंग है तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, तो यही क्यों निकालेंगे, तो सीधा आंसर हो गया था 0। लेकिन अगर पूछता ये 1.5r में ये है, बताओ, यहां पे पूछ देता, मान लो यहां पे क्या होगा इस ई के टर्म में, या फिर पूछ देता बताओ सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस का कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ, होता के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहां से निकालो के क्यू बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर का वैल्यू होता है 9e/4, तो ये भी हो सकता था बेटा, कितना, 9e/4। अब 5 मिनट रुको, मुझे डायपोल देने दो, और 5 मिनट में फ्लक्स, पक्का गारंटी कल के डेट में क्वेश्चन आएगा, सब पढ़ा दिया हूं। अब क्या है, एक चीज है डायपोल, डायपोल होता है दो चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव थोड़े डिस्टेंस पे जब सेपरेशन होता है तो ये डायपोल बनाता है। इसके चलते एक चीज हम डिफाइन करते हैं कॉल्ड डायपोल मोमेंट, क्या डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है, ये होता है कोई भी चार्ज इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जनरली इस डिस्टेंस को 2r लिया जाता है ताकि सेंटर से r इधर हो जाए और सेंटर से r इधर हो जाए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, बस इतना ही। हाँ, तो सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि मेरे पास ऐसा एक चार्ज है, यहां पे -2q चार्ज है, यहां पे एक q चार्ज है, यहां पे एक q चार्ज है, मैंने पूछा बताओ इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो इसको अपने मन से अलग अलग कर देते हैं, -2q को -q और -q, तो एक -q और एक +q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, तो एक डायपोल मोमेंट बना देगा P। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए वाला, तो इस P का वैल्यू होगा Q इंटू ए, और मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस P का भी वैल्यू होगा Q इंटू ए। तो ये एंगल जो 60 डिग्री है, तो ये एक वेक्टर है P और ये एक वेक्टर है P, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा p² प्लस p² प्लस 2pp cos 60। अच्छा, वेक्टर की तरह क्या, हाँ, तो इसका नेट जो डायपोल मोमेंट होगा वो ये होगा, तो 2p² प्लस 2p² इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ, 1/2, तो ये खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा 3p² का रूट, तो यह क्या हो जाएगा p√3, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे डायपोल मोमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल के एक्सिस पे क्या होगा, क्या होगा यहां पे किसी बाहर वाले पॉइंट पे, किसी बाहर वाले पॉइंट पे एक्सिस पे क्या होगा, तो ये होता है 2kp/r³। पहली बार जीवन में एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है, यह सिर्फ डायपोल में होता है 2kp/r³। यदि यह r बहुत बहुत बड़ा है, इसके बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो अगर ये 2a है, तो
ऐसे ही एक चीज है क्या, इक्वेटोरियल लाइन, तो ये -q चार्ज और +q एक डायपोल बना दिया, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के पैरेलल होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ, आधा kp/r³। याद भी रखोगे कि अगर एक्सिस पे है तो ज्यादा है और परपेंडिकुलर वाले पे है तो उसका आधा है। तो ये 2kp/r³ है और ये kp/r³ है। बोलो मजा आ गया। तो जल्दी से एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से डायपोल के ऊपर, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं, देखो ध्यान से, बोल रहा है ये बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द शॉर्ट डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे ये है, ये किसके बराबर रहा होगा, 2kp/r³ के। बोल रहा है ई दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस, तो ई इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो ई जो है वो इधर होगा, ये कितना होगा, kp/r³। तो क्या बोल रहा है, देन कौन क्या होगा, तो ये जो ई है वो ई का डबल है, तो क्या लिखोगे, ई का डबल इज इक्वल टू ई ए, जहां पे आंसर है वो कर दो, ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई, कर लोगे ना, बताओ। फिर से एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, अभी बताया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बराबर बात है, या मैग्नीट्यूड बराबर बात है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर ड्यू टू द डायपोल इज रिलेटेड एज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ये बताया अभी तुरंत मैंने। अब एक लास्ट चीज डायपोल के ऊपर जो बनता है वो है कि अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, तो यदि कोई एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डायपोल को रख दिया -q+q को, तो एक चार्ज इसके ऊपर इधर लगता है, एक चार्ज इधर लगता है, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अपोजिट होता है, तो नेट फोर्स 0 होता है और नेट टॉर्क भी 0 होता है। टॉर्क क्या होता है, P×E। डायपोल के अगर हम किसी एंगल पे रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को, तो कितना होता है टॉर्क बेटा, टॉर्क होता है P×E, टॉर्क होता है P×E। और नेट फोर्स और नेट टॉर्क अगर ऐसे रखते हैं तो 0 होता है, ऐसे रखते हैं तो नेट फोर्स तो 0 होता है किसी एंगल पे जब रखते हैं डायपोल को, लेकिन नेट टॉर्क जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर हो गया, ये चीज याद रखोगे। टॉर्क P×E होता है, नेट फोर्स ऐसे में 0 होता है लेकिन नेट टॉर्क 0 होता है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब होता है, लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं डायपोल को तो क्या होता है, तब नेट फोर्स और नेट टॉर्क मे और मे नॉट भी 0 होता है। नेट टॉर्क और नेट फोर्स ये मे और मे नॉट भी 0 होता है, मे और मे नॉट भी 0 होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किधर लगेगा फोर्स, कितना लगेगा, बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो टॉर्क और फोर्स दोनों मे और मे नॉट भी 0 होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे बच्चों मैंने इस चैप्टर में तुम्हें डायपोल में ये फॉर्मूला बताया है याद रखने के लिए, और तुम्हें क्या बताया मैंने, जल्दी से बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डायपोल का, टॉर्क क्या होता है, फिर मैंने क्या बताया डायपोल मोमेंट क्या होता है, और एक चीज लास्ट अब बचा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है कि एक फ्लक्स निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दीज चार्जेस थ्रू द सरफेस, तो गॉस ने क्या बोला, फ्लक्स निकालने के लिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो। तो इस पे टोटल चार्ज कितना है बताओ मुझे, Q और Q 2Q, ये हो जाएगा 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। किधर है देखो, ये एक और क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर, छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मांग रहा है ये मुझसे, नहीं तो गड़बड़ होने का चांसेस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक क्वेश्चन मांग रहा है मुझसे ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है चार्ज Q माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को चेंज करके 10⁻⁻⁶ कूलम लिख लिया करो, माइक्रो 10⁻⁻⁶ होता है।
इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो ये क्यूब का सेंटर है, देखो क्यूब का क्या है, सेंटर है, इसमें ये चार्ज रख दिया क्यूब। तो बोल रहा है द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस। तो यहां से जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो फ्लक्स होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू क्या होगा, ये होगा क्यू इंटू 10⁻⁻⁶ बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो बच्चों, तो आंसर क्या होगा, ये वाला। एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन आता है कौन सा एग्जाम में कि क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो ये क्यूब बना दिया, इसके सेंटर पे रख दिया कौन सा, Q चार्ज। देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो मेहनत का फायदा नहीं हो पाएगा, इसीलिए करवा रहा हूं थोड़ा। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस। तो टोटल फ्लक्स कितना है, यह है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेस से इतना फ्लक्स है, तो एक फेस से कितना होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में ये चैप्टर और ऑप्टिक्स ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, इसीलिए टाइम इसमें लगता है, बहुत चीज है। लेकिन तुम्हें मैंने लगभग सब पढ़ा दिया है, डायपोल पढ़ा दिया, फ्लक्स पढ़ा दिया, गॉस लॉ पढ़ा दिया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज पढ़ा दिया, हॉलो के चलते पढ़ा दिया, ग्राफ पढ़ा दिया, कूलम्स लॉ पढ़ा दिया। तो मतलब अब चांसेस है कि तुमसे क्वेश्चन बन ही जाए। तो विश्वास रखो मेरे बात का, अगर मेरे दिमाग में ये सब चीज आ रहा है तो तुम्हारा क्वेश्चन पक्का बनेगा अंतिम समय में। आधे घंटे 45 मिनट में इसको कवर अप करो, थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी। 45 मिनट के अंदर दूसरा लेक्चर दे रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसके 45 मिनट के बाद ऑप्टिक्स का, उसके 45 मिनट के बाद आएगा वेव ऑप्टिक्स का, और फिर कैपेसिटर का देके इसको खत्म करेंगे। 6 बजे के बाद मैं नहीं दूंगा कोई भी लेक्चर। तुम लोग कूल डाउन होना, सोना, रिलैक्स करना। तुमने बहुत मेहनत किया है ये 3 दिन में, और अगर तुमने ये 3-4 दिन जितना मैंने कंटेंट दिया उतना कर लिया ना, तो इस दुनिया में गजब हो जाएगा। पूरा साल भर के बच्चा 14 लाख बच्चा 100 मार्क्स नहीं, 70-80 नहीं ला पाता है, बाकी तो छोड़ो। और तुम ये 3-4 दिन में पढ़ के यदि 70 80 90 100 120 तक पहुंचा दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा, मुझे विश्वास है। अभी देखो क्या हो रहा है अब तुम्हारे साथ, 6 बजे तक देखो लगातार क्वेश्चन आ रहा है, आधे आधे घंटे में। तुम लोग देख लेना, पीडीएफ से कर लेना, और शांत रहो, एकदम पैनिक मत हो। मैं हूं जिंदा। तभी मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, इतना सारा मैसेज आ गया था बच्चों को, थोड़ा 3-4 घंटे मेरा खराब हो गया उसमें, लेकिन उसे मैं खराब नहीं मानता हूं। एक भी बच्चा को अगर फायदा हुआ होगा ना पूरा भारतवर्ष में, तो मेरा और तुम्हारा मेहनत सफल हुआ, क्योंकि तुम में भी पेशेंस है, तभी तुम मुझे सुन रहे हो और देख रहे हो कि कल एग्जाम और आज सुन रहे हो। तो तुम में दम है, देखो कितना दम है। मैं तुम्हें 180 मार्क्स दिलवा सकता था और अभी भी दिलवा सकता हूं, टेंशन मत लो। लेकिन कल के लिए तुम लोग शांत होके करो। हर एक 45 मिनट्स में एक लेक्चर आएगा और तुम लोग एकदम कूल हो जाओगे। जब तक ये खत्म होगा दूसरा आ जाएगा। थैंक यू, लव यू। 6 बजे के बाद अपन कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। और तुम्हारे लिए अब मैं सोच रखा हूं एक जबरदस्त चीज कर दूं कि मैं अपना पर्सनल नंबर तुम लोगों को दे दूं। अगर चाहिए तो बता देना, फिर 6 बजे के बाद तुम सबसे बात करूंगा, ठीक है। तुम्हारे लिए ये मेरा आज के दिन में पूरा दिन है। और उसके बाद लाइफ टाइम मैं अपना 1 घंटा फिक्स रखूंगा हर एक दिन। जो भी बच्चा परेशान होना, उसके लिए तुम मुझे कॉल कर सकते हो, कोई बच्चा। मैं अपना टाइम खाली रखूंगा 1 घंटा 24 घंटे में, सिर्फ उन बच्चों से बात करने के लिए जिनको थोड़ी भी टीचर की आवश्यकता होगी। ये मैं अभी तुम्हारे सामने डिसाइड कर लिया, तो अभी मैं अपना नंबर डिस्क्लोज कर दूंगा। थैंक यू, लव यू। इसको देखो और बहुत सारा प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा लेट हुआ है मुझे पता है, लेकिन मैं उतना ही एग्रेशन में काम भी करता हूं। आ रहा हूं अभी तुरंत। थैंक यू।